अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। देखिए, मौजू तो यकीनन इस वक्त एक ही है कि जाफर एक्सप्रेस और कमाल बयानात आ रहे हैं। ISPR का बयान भी सुन लिया होगा जो उन्होंने दुनिया न्यूज़ से बात की है जनरल साहब ने, मेजर जनरल शरीफ साहब ने, और कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे और रूल्स ऑफ गेम्स अब बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? पहले नहीं बदल गए। जो कुछ दुनिया हो रहा है उस मुल्क में, दुनिया में कभी कहीं हुआ इस तरह से? एक बेतरतीब मुंतशिर माशरे में हो सकता है वहाँ जो हो रहा है, उस रूल्स ऑफ गेम तो वहाँ कोई है ही नहीं। मगर जो असल बात है उसकी तरफ आने से पहले मैं यहाँ का भी बता दूँ। देखें जी, आज एल्युमिनियम पे और स्टील पर 25% टैरिफ लग गया दुनिया में जहाँ जहाँ से भी आते हैं। एक महंगाई का नया तूफान आएगा यहाँ, और जब महंगाई आती है तो गरीब क्या अमीर क्या, और उसमें मरता गरीब भी है। तो देखें इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। फिर तहकीकात का ऐलान हुआ है कि जो तकरीबन 16 या 60 कह रहे यूनिवर्सिटी, जिसमें कोलंबिया, हार्वर्ड से लेकर कि जहाँ फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे हुए थे और जहाँ कि बहुत सारे लोगों को फारिग कर दिया गया था, तो सब डेमोक्रेट, सेकुलर, ब्रॉड माइंड लोग, तो कंजर्वेटिव जो है अब छा रहे हैं। मैं इस पर और बहुत बात नहीं करूँगा कि दुनिया तो बदल रही है और बदलती जाएगी। पाक अमेरिका ताल्लुकात पे बहस शुरू हो गई है। आप लोगों को याद होगा, इन प्रोग्रामों में बहुत पहले कह दिया था कि ख़ित्ते में नई जंग की तैयारियाँ हैं, मगर अमेरिका नहीं लड़ेगा। लड़ना हमने है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है, ये बगावत है। दहशतगर्दी KPK में है और दाइश और तालिबान और इस तरह के दूसरे ग्रुप और अमेरिकन असला, यह बहस का मौजू है। और जो शुक्रिया अदा किया है वो सिग्निफिकेंट है, सबको मालूम है। अमेरिकन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, तो पैसा आएगा नहीं आएगा मैं तो ये नहीं कह सकता, मगर पहले जैसे आता था वो अब नहीं आएगा। लाख ताल्लुकात कितने भी अच्छे हो जाएं, इतना दिया जाएगा कि आप काम जो कर रहे हैं उसके पैसे मिल जाया करेंगे। और दहशतगर्दी भी तो आपने निपटनी है, आपके मुल्क में है। जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जो 40,000 लोग 35,000 लेकर आने थे अमेरिका ने, जिन्होंने नेटो का और अमेरिकन अफवाज का, आर्मी का साथ दिया काबुल में, और भाग कर आए जब वो स्ट्रेटजिक रिट्रीव हुआ, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ होटलों में, इस्लामाबाद व पिंडी में ठहरे हुए हैं, वो पैसे भी बंद हो गए हैं और वो लोग भी बैठे हैं। वो पाकिस्तान से वापस जाएंगे ना? उन्हें कैसे अकोमोडेट करना है एक मसला थोड़ी है, और जो किया है बहरहाल उसे भुगतना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम उसी तरफ वापस आते हैं कि देखें जी, कामरान शाहिद ने मेजर जनरल साहब से जो एक सवाल पूछा है ना, अल्लाह कामरान शाहिद को खुश रखे, कि लोग तो ये कहते हैं कि जो आप लोगों का काम है वो तो नहीं करते, फोकस पॉलिटिक्स पे है, उस पर वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे। उसके कोई मानी नहीं जो उन्होंने जवाब दिया है, मैं उसको अहमियत नहीं देता। देखें, सबसे बड़ा इशू क्या है, आपको याद होगा, ये भी बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि कई हफ्ते पहले, आपको शायद 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस फेलियर मुकम्मल हो चुका है और इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई इत्तला नहीं आती, ये कन्फाइन हो गए अपने इलाकों में। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जो अब तो सभी कह रहे हैं, हम ही क्या, कि आपने फौजियों को चढ़ा दिया ट्रेन में और कोई असला नहीं, और जो जाली सिक्योरिटी होती है जो ट्रेनों में पाकिस्तान की सब जगह ही चलती है, जो लूट मार करते हैं, जो बंदे चढ़ाते हैं, पैसे लेते हैं, वो एक नया धंधा खुला हुआ है। और फिर सबसे खौफनाक बात क्या है कि कोई एहतसाब नहीं है उस मुल्क में, किसी भी इदारे में, किसी भी मामले में। पहले तो ये पता चलना चाहिए था ना कि ये FC की जिम्मेदारी थी, सेक्टर कमांडर की थी, कोर कमांडर को, बेसिकली तो कोर कमांडर है, पूरे सूबे का इंचार्ज है भाई, वो तो जिम्मेदार भी वो है ना। अच्छा, किसी ने इस्तीफा दिया आपने सुना अभी तक? एक इस्तीफा नहीं आएगा, नहीं आए ना आएगा। याद है जो बच्चों को मारा था आर्मी स्कूल में पेशावर में, वो कोर कमांडर बाद में तरक्की पाता रहा और
अहम ओहदे और उसको मिलते रहे। और वालदैन पर, बच्चों के वालदैन ने सवाल किए तो उन्हें आने से रोक दिया गया, उनके मुंह बंद किए गए, इस्तीफा नहीं दिया उस आदमी ने, और उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं हुआ। और तो और फिर उन्होंने एहसानुल्लाह एहसान को छोड़ा, जिस तरह से वो टर्की गया वो सारे जहान को पता है। और इन्हीं के अपने महमूद शाह ब्रिगेडियर ने तो पब्लिक में है वो वीडियो कि जी उसे प्रोटोकॉल देने की बातें हो रही थी कि जी डाला चले उसके साथ, उसे दौलत दी जाए, और उसे फिर जिस तरह से भगाया गया। तो इनके उन्हीं लोगों में, उन्हीं दहशतगर्दों में कुछ प्यारे भी मौजूद होते हैं और सबकी अपनी अपनी राय है। आज एक वाक़े का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये मैंने 99 में और मेरे ख्याल में 2000 या 98 में, अब याद नहीं है, आर्टिकल लिखा। तो पहला आदमी था जिसने बताया कि किस तरीके से 92 में बॉम्बे धमाके करवाए थे, जो एक ब्रिगेडियर के कारनामे थे और आईएसआई के पूरे इदारे को पता नहीं था, एमआई को पता नहीं था, आर्मी चीफ को पता नहीं था। और जब धमाके हो गए तो फ़ोन करके इत्तला दी आर्मी उसको, आईएसआई चीफ को, ब्रिगेडियर ने, आईएसआई का ही ब्रिगेडियर था, कि सर मुबारक हो। तो उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा सर हमने किया। उसने कहा किससे पूछ के किया है? वो कहे सर जी वो देखें इतना बड़ा काम कर दिया। फिर सारी कहानी सबको पता है कि कैसे आईएसआई चीफ आर्मी अवसत के वज़ीर-ए-आज़म के पास गए खुशखबरी सुनाने। वो वज़ीर-ए-आज़म जो है नवाज शरीफ, उनको लेकर इसहाक खान के पास गए कि सुने ही क्या कह रहे हैं। फिर वहाँ पर बुलवाया गया उस वक्त के आर्मी चीफ को, क्या नाम था वो, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा उनका, जिन्होंने सुलह करवाई थी मोहतरम नवाज शरीफ साहब में और अब इसहाक खान साहब में और वो सज्जाद अली शाह में, मेरे जहन में बहरहाल नहीं है। तो हर अफसर वहाँ एक इदारा बना हुआ है और बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है, यही केपीके में हो रहा है। आप दिलचस्प बात देखें कि बिलावल ने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े से एक दिन पहले ये कहा है जी केपीके में कोई हुकूमत नहीं है और वज़ीर आला और हुकूमत पीटीआई की निकम्मी है, दिस एंड दैट। एक दिन के बाद बलूचिस्तान में हो गया जहाँ इनकी अपनी हुकूमत है, सो कॉल्ड हुकूमत तो असल उनकी है। तो इन्होंने अभी तक वज़ीर आला से अपने इस्तीफ़ा नहीं दिलवाया। वो बढ़ के बयान तो दे रहा। खैर ये भी बड़ी बात है कि बलूचिस्तान में रहते हुए वो इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, इनसे सख्ती से निपटेंगे और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे, इन्हें कटहरे में लेकर आएंगे इंसाफ के। वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं, मगर इस्तीफ़ा नहीं दिया किसी ने। और ये नहीं बता रहे कि कितने लोग गायब हैं। 440, मैंने 500 कहा था कल आपसे, 440 लोग थे। और अभी इतना बता रहे हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं कि 21 मारे गए पैसेंजर, 300 इन्होंने बाजियाब करा लिए हैं और अपनी कैजुअलिटी नहीं बताते। वो ही कहते हैं कि हमने 35 से 40 मारे और 214 ले गए, मगर दूसरे ज़रा ये कहते हैं कि 180 ले गए, जिसमें फौजियों की बीवियां बच्चे भी शामिल हैं और वो उनके पास है। और इनको जो बताने वाले हैं वल्लाह अलम बिस्वाब। देखें, मैंने बलूचिस्तान में कुछ लोगों से बात की है, उनका कहना ये है कि जी इनको लिस्टें भी दे दी हैं कि जी हमारे ये कैदी हैं आपके पास, ये लापता हैं, इनका जब तक पता नहीं देंगे, इनको नहीं रिहा करेंगे तो आपके बंदे भी रिहा नहीं होंगे। और अता तारड़ जैसे लोग कि जी बड़े हादसे से बच गए, इससे भी बड़ा कोई हादसा होना था, रह क्या गया वहाँ हादसा होने को। आप इनके बयानात पे गौर, बयानात इसलिए दिए जाते हैं ताकि साइज को हादसे के कम कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, आपके जहन में उससे बड़ा आना शुरू हो जाए कि यार अल्लाह ने पता नहीं कितनी बड़ी तबाही से बचा लिया। मैं 440 लोग आप अपने मुंह से बताते हैं, अगर 214 नहीं, 180 नहीं, 70-80 तो गायब है ना। सबको पता है क्योंकि आपने तो अभी तक नहीं बता के दिया कि आपके कितने शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, कितने गायब हैं, क्योंकि आपको पहली बार एम्बेरसमेंट फील हो रही है। अब आप ले और दो करेंगे, स्वाप करेंगे, उनके लोग छोड़ेंगे, मगर छुपा तो नहीं रहेगा आज की दुनिया में, क्योंकि उनके लोग बरतानिया में बैठे हैं ना, हैंडलर जो आप कहते हैं वो सेटेलाइट से उनसे राब्ते में थे और हिदायत ले रहे थे। वल्ला आलम बिस्वाब, हो सकता है दुरुस्त हो सकता है गलत हो, हम नहीं कह सकते, मगर सारी बात यह है कि ये इतना बड़ा फेलियर हो गया
और आप अभी भी कहते हैं कि हम लड़ेंगे और हम आखिरी सिपाही तक और आखिरी दहशतगर्द तक लड़ेंगे। वो दहशतगर्द बने कैसे हैं ये बताएं। जब उनके लोग ये कहते हो, उनके लीडर खड़े होके कि हमारे पैरों के नीचे सोना है, हमारे पेट में भूख है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं और वो कहते हैं ना, सही कहते हैं ना कि रिकॉर्ड एक वहाँ है, अरबों खरबों के खेल हो रहे हैं, ग्वादर वहाँ है और उनकी आधी से ज़्यादा आबादी भूख से मर रही है। ना सड़क है, ना पानी है, ना स्कूल है, ना बिजली है, ना गैस है। कितना बड़ा अलमिया था कि उनके सूबे से गैस निकली और उन्हें सबसे आखिर में मिली और कितनी मिली ये भी एक देखने वास्ते ताल्लुक़ रखता है। मामलात ऐसे नहीं चलते, या मुल्क ऐसे नहीं चलते, ख़ानदान ऐसे नहीं चलते कि सब लूट के ले जाओ। जो बड़ा है, जो ताकतवर है, जिसके हाथ में बंदूक है, वो सब लेकर चला जाए, खा ले। नहीं, ऐसे नहीं होगा। और अगर वो कहीं गलत है तो उनके साथ बैठना ही पड़ेगा, उन्हें समझाना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ना वो ज़मीन पे खुदा के नायब हैं, ना आप ज़मीन पे खुदा के नायब हैं। सब बराबर के हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं और दरमियान में लोग मौजूद हैं जो बिठा सकते हैं। उनको सुने, मामलात को निपटाएं। कहाँ कहाँ लड़ेंगे और किस किस से कितनी देर लड़ेंगे। आप अपने पड़ोसियों से लड़े हुए हैं, आप अपने मुल्क में अपने सूबे के लोगों से, अवाम से लड़े हुए हैं, आप अपने सियासतदानों से लड़े हुए हैं, आपके इदारे लूट मार में मसरूफ़ हैं कि आखिर कब तक। तो फिर कहने पड़ेगा, लॉजिकली तो यही नज़र आता है कि आपने तय कर लिया है। वही बांग्लादेश वाला वक्त नज़र आता है मुझे तो। खैर देखें हुजूर, हर तरफ इफ्तारियाँ हैं, सहरियाँ हैं, पाकिस्तान से लेके अमेरिका, यूरोप, जहाँ देखिए। और ग्रैब, वो क्या लैंड ग्रैबर जो है वो बड़ी बड़ी हज़ारों लोगों की इफ्तारियाँ कर रहे हैं। मुझे इफ्तारी पे याद आया कि अभी 1 साल पहले तक मोहसिन नकवी, वज़ीर दाखिला, PCB चेयरमैन, जो गायब है, इस वक्त लापता है। एक बयान आया है कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर तारीफ़ की है। डील कौन कर रहा है? इंटरनेशनल मीडिया को, नेशनल मीडिया को तलाल चौधरी, वो तनसाज, पता है ना, तनसाज जिन्हें पकड़ा गया था। तो इनकी भी इफ्तारियाँ बड़ी मशहूर थी, बड़ी बड़ी। मगर इस साल कहीं इफ्तारी या तो कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं तो मीडिया पे कहा है हल्का हाथ रखें भाई, ऑलरेडी मैं मुश्किल में हूँ। आपने देखा पूरे सीन से गायब रहे, कहीं नज़र नहीं आए एक जगह पे भी। और पता नहीं अब इस्लामाबाद पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं। और अब तो हर दूसरा आदमी ये कह रहा है कि फ्रंट मैन है। जी तो चाहता है कि मैं एक वाक़या सुनाऊँ आपको, मगर रहने देता हूँ कि क्या कहना। हमें यकीन ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था, हम लड़ पड़े थे इनके लिए। इनके ही दोस्त ने, जो इनके ग्रुप का हिस्सा है, नाम ले देता हूँ, मंसूर आफाक, जंग के कालम निगार हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, हमारे दोस्त भी हैं। वो इनके जो पार्टनर हैं आमिर मीर, उनका लंदन में अकाउंट दिखा रहे थे हमें कि देखें कितने फिगर में है। मुझे नहीं पता वो सच्चा था झूठा था। और उस महफिल में हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, अताउल्लाह कासमी, शुएब बिन अजीज़ और अफ़ान, जो मुझे याद पड़ते हैं, काफ़ी लोग थे, हमारे दोस्त वकास रियाज। तो मोहतरम मंसूर आफाक वो दिखा रहे थे, मैं लड़ पड़ा था, उलझ पड़ा था कि तुम अपनी, क्योंकि वो PTI में उन्हें एक अदबी ओहदा मिल गया था और जिससे इन्होंने बरतरफ करवा दिया था आमिर मीर को दिलवाने के लिए। अलहमरा को इनके कब्जे में कर दिया था। उनके पास अलहमरा का तो नहीं था, मगर वो अपना ओहदा बरकरार रखना चाहते थे। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो वो इनके स्कैंडल लेकर आ गए थे। तो मैं इनके लिए लड़ पड़ा था कि ये मुमकिन नहीं है। मगर जब मैंने यही बात कि हम तो इनके लिए लड़ पड़े और 8 लोगों में पड़े, हमारे कुछ दोस्त नाराज़ भी हुए कि आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो आमिर मीर साहब ने, जो वज़ीर इत्तलात थे उस वक्त, गुरूर और तकब्बुर से गर्दन देखने से ताल्लुक़ रखती थी, हमें बाकायदा माँ बहन की गालियाँ दी माशाल्लाह से। और जहाँ दी, जिन साहब के घर में दी, वो खामोश बैठे रहे, देखते रहे।
और बाद में ये कहा गया कि देखें हमें जिक्र नहीं करना चाहिए था, आफाक साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मतलब हम इनके लिए अकेले में लड़ें और हम लोगों को बताएं भी नहीं, हम इन पे इजहार भी ना करें कि हमें ये बताया गया है। तो हमें बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये गिल्टी थे, ये चोर थे और ऐसा हुआ होगा। और ये उसी माशरे में पैदा हुए हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए हैं, जहाँ हर फर्द करप्ट है, जिन्हें हम बरसों पूछते रहे। जब बहुत तरीके से लोग चोरियां कर रहे हैं वहाँ, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के, और देखने वाले को पता होता है चोरी हो रही है, मगर वो भी मुस्कुरा रहा होता है, उसे पता है कि ये चोरी जायज़ है, उसकी जेब से चाहे निकल रहे हो। खैर देखें, ये जो तहजीब, अखलाक, अदब, आदाब, नेकी, बदी और सच्चाई, ईमानदारी, लेन देन, ये सब बुक रोमांस है। अब जिसकी जेब में पैसा है, स्पेशली जिस माशरे से हमारा ताल्लुक़ है, वही दुरुस्त है, वही ठीक है और वही बाइज्जत है। कंगले खाली जेब को वो लुच्चा लफंगा बेईमान जो मेरी माँ कहती थी, वो बचपन में हमें समझा गई थी, मगर हमें समझ नहीं आया था कि बेटा अमारत के 3 नाम, परसी, परसा, परसराम। परसी, परसा, परसराम। और गुर्बत के 3 नाम, लुच्चा लफंगा बेईमान। ये दुनिया हमेशा से थी, ऐसी थी। ये जो भाषण देता है ना मौलवी मस्जिद में, और मोटिवेशनल स्पीकर पूरी दुनिया में, ये आपके यहाँ तो अब इजाद हुआ है ना लफ्ज़ सोशल मीडिया के आने के बाद, हमेशा से किताबें भरी पड़ी हैं कि लोगों के साथ सुलहजुई से पेश आओ, ईमानदारी से पेश आओ, लेन देन के सच्चे रहो और धोखाधड़ी ना करो, दिल ना दुखाओ। ये सब बुक रोमांस है, आज की दुनिया में नहीं, हमेशा की दुनिया में। ऐसे कैसे हो सकता है कि दौलत एक खास जगह जमा हो जाए? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग पैदा होते हैं, इसमें कोई मेरा ये बिलीव है कि खुदा नहीं देता गुर्बत या अमारत, खुदा नहीं आपको इम्तहान में डालता। ये कहना कि अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह की रज़ा है। हमारी कोई कमी होती है, हम में कोई खामी होती है, कोई डिसिप्लिन में, कोई पेशेंस में, तो कहीं हिमाकत में, और कहीं ये बुक रोमांस में आ जाना कि नहीं नहीं हमने ये नहीं करना, अगर आप नहीं करेंगे दूसरा कर देगा। वो मंटो के एक अफसाने में, सॉरी कृष्ण चंद्र के एक अफसाने में कभी पढ़ा था कि उनके पास एक बहुत ही कमाल स्क्रीन राइटर काम करता था, मगर उसकी एक गंदी आदत थी कि पैसे हाथ लगते थे तो बस निकल जाता था, शराब पीता था। तो एक दिन कृष्ण ने उनसे पूछा, उसका नाम नहीं लिखा था, कहते हैं सच्चा वाकया है कि तुम इतने बड़े राइटर, इतने अजीम स्क्रिप्ट राइटर हो कि तुम्हारा लिखा मुझे हैरान कर देता है, तुम जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए। तो कहता है कृष्ण जी, ये जिंदगी सीढ़ी की तरह है, हम सब एक साथ चढ़ रहे हैं, तो जो धक्का दे देता है वो आगे निकल जाता है। मैंने कोनी उठाई कई बार धक्का देने के लिए, मगर मेरे दिल ने नहीं माना कि मैं धक्का दे सकूं। मैं अभी सोच ही रहा था, दूसरे ने कोनी मार के मुझे गिरा दिया। बस ये इतनी सी कहानी है। और ये चैरिटी, ये जितने अफसाने आप सुनते हैं ना, ख़ासकर हमारे माशरे में, दुनिया में है ऐसा नहीं है, यहाँ लोग हैं अपनी पूरी दौलत दे के चले जाते हैं। आपके यहाँ जब कोई दौलत लेकर बाहर आए, समझ लें बड़ा कारोबार लेकर आ रहा है। अच्छा देखिए, मैं वो ह्यूस्टन के हवाले से एक बात कहता चलूँ कि मुझे बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि जी यहाँ एक नुसरत लगानी है। उन्होंने एक प्रोग्राम किया वुमेन इंटरनेशनल डे पे शाहिद हाशमी साहब की बिल्डिंग में, जो उन्होंने नई खरीदी है, मैंने शायद कल जिक्र किया था कि मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा उस फंक्शन पे। वो एक बहुत खूबसूरत फंक्शन था और आई वाज रियली, मैं तो इत्तफाकन वहाँ मौजूद था कि वहाँ हमारे दोस्त हैं जीशान, उन्होंने स्टूडियो बनाया है, तो उसमें मैंने किसी का इंटरव्यू करना था और अपना प्रोग्राम भी वहाँ से ही किया था मैंने 2-3 दिन पहले। तो जब मैंने वहाँ लोग देखे, अपने दोस्त यार भी आ गए बहुत सारे, न्यूयॉर्क से भी आए, वाशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ भी थे, न्यूयॉर्क से खालिद अवान थे पीपल्स पार्टी के, और नुसरत ज़ग़ारी पीपल्स पार्टी वुमेन की, मैंने कल भी बताया था कि ह्यूस्टन की सदर भी है और बड़ी फेम खातून है।
तो मैं भी उस फंक्शन में बैठ गया। बड़े अच्छा क्राउड था, कोई 150-200 पौने 200 लोग होंगे। ख़वातीन की बड़ी तादाद थी और ख़ासकर उसकी मीडिया कैंपेन देखकर जो स्क्रीन पर उन्होंने चलाई, आई वॉज रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज। मैंने ऐसी खूबसूरत मीडिया कैंपेन कम देखी होगी, बल्कि कहना चाहिए कि पाकिस्तानी तंजीमें इतनी बड़ी भी नहीं है और इतनी सलीका शुआर भी नहीं है कि देखी हो। और वहाँ बड़े जाने पहचाने चेहरे भी नज़र आए, कुछ पर मुझे खुद भी बड़ा एतराज़ सा था, मैं हैरान भी हुआ। तो मैंने उसे कोशिश की अवॉइड करूं, मगर लोगों ने कहा कि जी कोई चक्कर है कि आप अवॉइड कर रहे हैं। एक तो मसला ये है कि जो बहुत ज़्यादा सच बोलना शुरू कर दे ना, और वो किसी को लिवरेज दे रहा हो या उससे दरगुजर कर रहा हो, तो उसे ब्लैकमेलर कह देते हैं, उसे कहते हैं कोई मकसद होगा, कोई फ़ायदा होगा। तो मेरा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में ये केयर की होती तो जाने मैं कहाँ होता। खैर ये तो अज़राए तफन्नुन था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने खुद भी नोट कर लिया था कि खातून नुसरत लगारी को मैंने ही कहना है कि आप वुमेन के ऊपर काम कर रही हैं, शेल्टर पे आपका ख्वाब है जो आपने दिखाया भी, एक बड़ी खूबसूरत अजीम बिल्डिंग जो कम से कम 15-20 मिलियन डॉलर की जो बनेगी, कि आप वो बनाना चाहती हैं और बिला तफरीक किसी उसके बगैर, काला गोरा पाकिस्तानी इंडियन यहूदी मुसलमान, उसके बगैर आप खातून ख़वातीन की खिदमत करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तो आपकी होस्ट कमेटी में जो मैंने देखा 3 लोग बड़े काबिल एतराज़ थे। एक तो उसी शाम को वायरल हो गया कि वो अपनी बीवी को अब्यूज़ करने के इल्ज़ाम में पकड़ा जा चुका था। एक को मैं जानता था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े जा चुके थे। एक के बारे में ऐसी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं खुदा न खास्ता तौबा करनी चाहिए, जाने किस पे क्या वक्त कब आ जाए। मगर जब आप कोई काम करने निकले हैं तो चीज़ों को गौर से देखना होगा, उसे समझदारी के साथ करना होगा। लोग, और फिर ख़ासकर पाकिस्तानी माशरे के लोग, वो किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं होते। और फिर लीडरशिप की तो बुनियादी शर्त ही है कि वो माशरे के बेहतरीन लोग हों, उन पे कोई इल्ज़ाम ना हो किसी भी किस्म का। तो नुसरत लगारी एक अच्छी दोस्त के तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इससे आपको, और फिर आप अच्छा काम करेंगी तो मुखालिफ तो होंगे ना, और जब मुखालिफ होते हैं तो वो टांग घसीटने के लिए बेकरार घूम रहे होते हैं। इस तरह आप अपने काम के लिए इतनी मुस्तरिब नहीं होती, चाहे आप कितने भी पैशनेट हो, आप जितने भी पैशनेट हो, मगर दुश्मन आपका आपसे 1000 गुना ज़्यादा पैशनेट होता है कि आपकी टांग घसीटे, आपको रुस्वा करे, आपके काम को ख़राब करे। तो मैं एज ए हम्बल रिक्वेस्ट मेरी कि इन चीज़ों का आइंदा ख्याल रखिएगा, ताकि कम से कम उंगलियाँ उठें। उंगलियाँ फिर भी उठेंगी कि हम लोग जो है ना बाज नहीं आते, हमें बहाना चाहिए होता है। खैर आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दूसरे प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अल्लाह।